वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो बढ़ेंगे अगली खबर पर, बड़ी खबर पर, जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी। अखिलेश यादव लंदन से लौटने के बाद आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्हें जमकर निशाना साधा और जो सुभाषपा से विधायक चुने गए थे 2012 में, अब्बास अंसारी, उनकी सदस्यता जाने पर आज जमकर बोले। उन्होंने कहा ये सरकार पूछकर सदस्यता ले रही है। अगर हेट स्पीच के मामले में ही होनी है तो फिर मेरे खिलाफ जो हेट स्पीच हो रही हैं उन पर किसके साथ क्या हो रहा है, जमकर उन्होंने बात कराया। पहले आप अखिलेश यादव के ये बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे इस पर। शहनवाज चौधरी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि उनसे समझेंगे कि वो अब्बास अंसारी के मुद्दे पर क्यों आर पार के मूड में हैं और क्या साधना चाह रहे हैं इससे। भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध से प्रेम है। वो हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, अगर कभी हम सच बोल दें, सच्चाई सामने रख दें, तो आरोप लगाने लगते हैं कि देखिए ये वो लोग हैं जिन्हें दुर्गंध आ रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूँगा कि उसी मोटर बोट पर या वाटर स्कूटर पे बिना मास्क लगाए पूरे गोमती की सैर करें तो उन्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना मीथेन है उसके अंदर, कितनी बदबू है उसके अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई अच्छा काम पसंद नहीं है, हर अच्छा काम ये खराब कर देते हैं। और इसीलिए, क्योंकि ये देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट था, इसको खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। और सुनने में आया है कि फुब्बारे चोरी हो गए हैं। इस सरकार में फुब्बारे चोर भी बैठे हुए हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। लेकिन जो बुना हुआ जाल है उसमें कितना कामयाब होंगे तोड़ने में। और पुलिस कितनी करप्ट कर दी गई है। जब आप पुलिस से पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करोगे तो पुलिस भी तो अपना मनमानी करेगी। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो मान लीजिए पुलिस से ही अगर आप विपक्ष के लोगों पर दबाव बनवाओगे, उन्हें पकड़ा पकड़ी करवाओगे, उन पर झूठे मुकदमे लगवाओगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि पुलिस फेयर काम करेगी उसके बाद। और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां पर पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे FIR लिखा रही है। ऐसे PDS सरकार में ही जाति जनगणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। हालांकि मैं ऐसी बात कह दूं जिससे हम पे भी, हमारे पे भी मुकदमे दर्ज हो जाएं। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा DNA याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का DNA पूछेंगे? जितनों ने DNA की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग DNA पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। व्यक्ति को दे सकता हूं, पद को थोड़ी दे सकता हूं मुबारकबाद। मैं व्यक्ति को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा हूं। ये और अच्छा है, इसमें विश्लेषण हुआ है तो और अच्छी बात है। अच्छा, सौहार्दपूर्ण कहने में क्या खराब है? तो पद को मुबारकबाद नहीं दी जाती, व्यक्ति को मुबारकबाद दी जाएगी। जन्मदिन तो व्यक्ति का हुआ ना। उन्होंने कई मुद्दों पर बोला। गोमती रिवर फ्रंट में जो फव्वारे चोरी होने की खबरें आई हैं उस पर बोला, साथ में अब्बास अंसारी पर बोला। मेरे साथ जुड़ चुके हैं
राजनीतिक विश्लेषक शहनवाज चौधरी जी। शहनवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अखिलेश के तेवर सरकार को लेके विपक्ष के तेवर ढीले होने भी नहीं चाहिए, अच्छे लोकतंत्र की खूबी यही। लेकिन जैसे छोटे से मुद्दे पर या बड़े से मुद्दे पर अखिलेश का जो एग्रेशन आप देखते हैं, उसको पहले कैसे आप डिफाइन करेंगे, फिर मैं आऊंगा अब्बास अंसारी वाली खबर पे। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ ये तो सही है और विपक्ष की जिम्मेदारी ये बनती है, विपक्ष के नेता की भूमिका ये बनती है कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और जिस तरह से एग्रेसिवली वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है 2027 का चुनाव सामने है, तो नेता जब भी कोई चुनाव हारता है या जीतता है, अगला चुनाव की तैयारी में लग जाता है। तो विपक्ष के तौर पर तो मुझे लगता है कि उनका एग्रेसिव होना सही है। और जिस तरह से उन्होंने एग्रेसिव होकर के बात के जो मुद्दे उठाए, मुद्दे जायज भी हैं। कुछ मुद्दों की अगर बात करी जाए तो मुद्दे जायज भी हैं, उन पर सरकार को संज्ञान लेना भी चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन अब्बास अंसारी की अब वो सदस्यता कह रहे हैं, वो अपने तो आप एफआईआर लिखवाइए ना। नहीं, देखिए, ऐसा है, चाहे वो अब्बास अंसारी जी का मुकदमा हो या कोई भी मुकदमा हो, मैं मानता हूं कि नेताओं को ऐसी कोई भी स्पीच देने से बचना चाहिए जिसमें समाज में जो सौहार्द बना हुआ है वो खत्म हो या समाज में वैमनस्य पैदा हो। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए किसी भी नेता को, और चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। और अखिलेश जी की तो पार्टी के नेता भी नहीं है वो, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा। उनकी सुभाषपा पार्टी तो सरकार का साथ ही है। तो एक तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव तो सरकार के लिए ही बात कर रहे हैं, सरकार के एक सहयोगी दल की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं बस लगता मैं कि वही आ रहा था, मैं वही आ रहा था शहनवाज जी। वो दरअसल इनके ताऊ जी अब्बास अंसारी के अब सांसद हैं गाजीपुर से, वो समाजवादी पार्टी से है। वो लोग भी मान रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर माने या ना माने, बाकी सुभाषपा ये कहती रही है कि अब्बास अंसारी चुनाव चिन्ह हमारा था, कैंडिडेट उनके थे। तो ओनस पे तो अभी हम नहीं जाएंगे। ओनस में समझ रहा हूं कि अखिलेश यादव कहां पर है। आपसे मतलब ये अखिलेश यादव की अगर सियासत को इस समय, जो आपने कहा कि वो ठीक है मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आप बड़े मुद्दे देखिए। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी लोग 8 साल से नहीं हुई, धरने पे बैठे हैं। आप लंदन से लौटे थे, आपको जाना चाहिए था प्रयागराज। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, हर पार्टी ना अपनी प्रायोरिटी सेट करती है। मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी ने, जैसे वो कह रहे हैं और बात सही है कि भले ही वो सुभाषपा के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके चाचा हैं और उनके परिवार समाजवादी रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश भी है। और अगर अगर देखा जाए तो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म का भी एक एंगल है कि वो अपने वोटर्स जो मुस्लिम उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो इस अंसारी साहब के नाते ये बोलना चाहते हैं कि देखिए एक मुसलमान विधायक के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि मुसलमान हो या हिंदू हो, अगर विधायक है, सांसद है, तो उसे मर्यादा में रहना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और अगर डर है कि लग रहा है गलत कर दिया, तो आप जाइए ना, कोर्ट है आपके पास। राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, राहुल गांधी जी कोर्ट गए और कोर्ट में जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें मीडिया में आने के बजाय आपको कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट में जाकर बात करनी चाहिए। और अगर अपने वोट बैंक को ही साधना है तो फिर वो अलग बात है, वो जो हर पार्टी करती है अपने एक बात सुनिए, वोट बैंक के साधने की बात होती तो सुभाषपा को भी यही लगता है। ओम प्रकाश राजभर भी खुल के अब्बास अंसारी के साथ बोले, पार्टी उनके साथ खड़ी है। वो भी जान रहे हैं, 27 के मुहानिब खड़े हैं ना भाई, सरकार में है, मंत्री है, वो एक अलग बात है। क्योंकि सुभाषपा को भी नहीं पता ना, सरकार अगर दूसरी तरफ दिखेगी तो उधर भी जा सकते हैं ना, उनको अपनी भी तो गोटियां सेट करनी। उन्हें भी मालूम है कि कल को अगर कुछ परिवर्तन होता है तो हम सत्ता में बने रहें। तो मुझे लगता है कि उनका कहना तो ठीक है, लेकिन अखिलेश जी को अगर कानून पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, तो किसी भी नेता को मैं समझता हूँ किसी भी निर्णय के, कोई भी निर्णय आया उसके खिलाफ जाइए, कोर्ट जाइए और कोर्ट से क्लियर हो जाएगा। और सख्त फैसले तो होने चाहिए। मैं पहले भी इस बात का समर्थक रहा हूं, अगर कोई भी नेता किसी भी जाति या किसी भी धर्म या कोई भी ऐसा बात बोलता है जो समाज में मतलब आपस में लड़ाने का काम कर सकती है, नुकसान हो सकता है, उनके खिलाफ सख्त फैसले होने चाहिए। नहीं तो ऐसे तो नेता खुले घूमने लगेंगे। मगर ये भी विडंबना देखिए ना, अब्बास अंसारी की अगर हेट स्पीच में जा रही है सदस्यता, तो इतना एग्रेशन। आजम खान जो संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी के, आप तो दुखती रख में हाथ रखने हैं अभी। ये तो अब देखिए, मैंने इसीलिए चर्चा
ऐसी कर दी है कि जो 1-on-1 रहे और दर्शक ईमानदारी से समझ सके, न किसी का पक्ष न किसी का विरोध। ये पुष्कर जी सीधी बात है, जो सही बात है वो सामने आए। पुष्कर जी, आप भी जानते हैं, जब डायरेक्ट तो मैं नहीं लूंगा, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जब कोई बड़ा बरगद का पेड़ होता है तो उसके नीचे नए पेड़ उगते नहीं है, तो उस बरगद के पेड़ को काटना पड़ता है। तो आजम खान शायद समाजवादी में इतने बड़े बरगद के पेड़ थे कि अखिलेश यादव पनप ही नहीं सकते थे, तो उनके सपोर्ट में अगर बोलते तो फिर तो अपना कद छोटा हो जाता और अपना कद बड़ा कर पाने के बड़ा मुश्किल हो जाता। तो कई बार तो बड़े बरगद से दूरी जा करके नए तो पेड़ को बरगद मोबिल्ला बनाया जा नदवी सकता है। क्या कहेंगे फिर? आपसे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, आप स्पष्ट बोलते हैं। तो क्या रामपुर में बड़ा बरगद गिर गया है? गिर तो नहीं, ऐसा कहीं कि गिर गया, लेकिन हाँ उसकी जड़ें तो खोखली हो गई हैं, कमजोर तो हो गई हैं। अभी ये कह पाना तो जल्दबाजी, वो पूरी तरह गिर गया, लेकिन हाँ अखिलेश यादव जी लेकिन को जो लेकिन कोशिश उनकी, तो की थी ना उनके समर्थकों ने, मोबिल्ला नदवी को हराने के लिए पूरी कोशिश की गई, टिकट तक मैं भी आखिरी था, में। मैं उस समय रामपुर में ही था उस चुनाव में, और मैंने वहां देखा भी ये बात, और हम लोगों ने जो समाजवादी के साथी भी थे उनको भी ये फीडबैक दिया, और उनको भी ये बात मालूम थी। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी को या बाकियों को नहीं पता था। असल में वहाँ एक अलग लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक तो बीजेपी से लड़ाई थी ही, एक मुकाबला ये था कि अगर ये सीट चली जाती है, इस परिवार के वर्चस्व के बाद भी अगर सीट समाजवादी जीतने में कामयाब हो जाती है, तो उसका श्रेय समाजवादी को तो जाएगा, अखिलेश यादव की रणनीति को बहुत ज्यादा जाएगा। बट वहां जनता का माइंडसेट ऐसा था कि बीजेपी को हराना जरूरी था, तो इसलिए शायद उनकी अखिलेश यादव जी की रणनीति काम आई। और तभी से आप देखिए कि अभी हम बात तो कर रहे हैं आजम खान साहब की, लेकिन वो उतनी चर्चा में अब है नहीं आजम खान साहब। उस चुनाव के अगर नतीजे अलग होते तो शायद आज चर्चा कुछ और होती। पूरे समय सर चर्चा हो, जैसे जैसे 27 पास आता तो रामपुर और रामपुर के आसपास की 5 सीटें, टांडा हो कोई हो, सब यही बात होती। ना सिर्फ ये बात होती, बल्कि टिकट में और पार्टी में भी इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो जाता कि शायद अखिलेश यादव जी भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे। तो मैं समझता हूँ वो समाजवादी के तो हित में ही हुआ, वो फैसला जो लिया गया वो सही निर्णय था। अभी आप क्या देखते हैं कि जो अभी की सियासत है, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, अभी भी अगर यूपी की 27 को यूपी की सियासत को 27 के हिसाब से समझें तो ठीक है, हो सकता है। मेरा अपना मानना है कि 27 तक गठबंधन टूटेंगे और बनेंगे, बहुत कुछ इक्वेशन चेंज होंगी। मौजूदा समय में आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी ठीक ठीक मुद्दे उठा रही है, और जिस तरीके से मायावती एक्टिव हुई है उसका क्या कहना है, और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन मजबूती से साथ बना हुआ है साल डेढ़ साल बाद भी, तो इसका इफेक्ट 27 में क्या रहेगा? देखिए आज की स्थिति में भी, और मैं 27 के बारे में, भविष्य तो खैर राजनीति में कोई भी नहीं तय कर सकता कि कल क्या होगा, क्या नहीं, परिस्थितियां बनेंगी, आपने तो लेकिन आज बताया की था 36 सीटें जीतेंगे हरियाणा में। अब अब आप तो बार बार उसी चीज को करते हैं, वो तो हमारा ग्राउंड पर काम है, तो हम लोग रिपोर्ट लेकर आते हैं, और हम जो सच होता है, कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को बुरा लग जाता है। बहुत सारे कांग्रेसी साथी नाराज थे कि यार आपने ऐसा कैसे बोल दिया, सरकार बन रही थी। लेकिन अभी जो यूपी में लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन तो रहेगा, क्योंकि दोनों की मजबूरी है। आप ये समझिए, देखिए कांग्रेस के साथ भी, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस चाहकर भी नहीं नहीं, समाजवादी को आप छोड़ मेरा नहीं सवाल सकती नहीं है। समझे कि गठबंधन में चेंज हो सकता है, क्या बसपा आ सकती है, या नहीं नगीना वाले, आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर की एंट्री हो सकती है इसमें, या बीजेपी के वाले खेमे नहीं, में जा मुझे सकता है कौन? मुझे इस तरीके का मुझे एक परिदृश्य आपसे समझना चाह रहा हूं इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो जैसी सिचुएशन है वैसी रहने वाली है। आजाद समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, बीएसपी अलग चुनाव लड़ेगी, और बीजेपी और इधर इंडिया गठबंधन में समाजवादी और कांग्रेस और कुछ छोटे मोटे दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अभी जो चल रहा है, परिस्थितियां वैसी रहने वाली हैं। जैसा बीएसपी के बारे में कहा जा रहा है, बीएसपी उतना एक्टिव नजर आ नहीं रही है ग्राउंड पर। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्वीट कर देने से या बाकी चीजों से नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी समय है, अगर बहन जी करें जो पहले वो करती थी, प्रवास, हर जिले में जाकर के उन्हें प्रवास करना चाहिए, जिले की टीम को एक्टिवेट करना चाहिए, तब जाकर के लोगों का ट्रस्ट बीएसपी पर आएगा। और खासकर से माइनॉरिटी कम्युनिटी पूरी तरह से बीएसपी से दूर हो चुकी है। अगर कहीं मुस्लिम कैंडिडेट भी दे दिया जाता है, तब भी अब उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उतना वोट नहीं मिल रहा जितना पहले मिलता था। तो मुझे लगता है कि बीएसपी तो ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। जो स्थिति आज है विधानसभा में, बीएसपी कमोबेश उतनी रहने वाली है। डायरेक्ट फाइट होने वाली है इंडिया गठबंधन एनडीए में भी बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला है। और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है,
कई मुद्दे ऐसे हैं जैसे जातिगत जनगणना का मुद्दा, ऑल्दो अब केंद्र सरकार ने कह दिया जातिगत जनगणना कराने के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन सिर्फ जातिगत जनगणना पे रुकने वाला नहीं है। वो जातिगत जनगणना से आगे जाएगा कि भई अब हम ये देखा जाए कि जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको संपत्ति कैसे, कहाँ से प्रोवाइड की जा सकती है और बाकी चीज़ों के लिए कहाँ-कहाँ, क्या-क्या रिसोर्सेज़ किनके पास होने चाहिए। तो इंडिया गठबंधन तो बहुत आगे की सोच रहा है और बीजेपी को उसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। सिर्फ जातिगत जनगणना करा लेना ही काफ़ी नहीं होगा। जातिगत जनगणना के बाद बहुत और मुद्दे भी सामने आने वाले हैं। जो 50% का आरक्षण का मुद्दा है कि उसकी सीमा को तोड़ा जाए, ये बड़ा मुद्दा यूपी में होने वाला है और मैं समझता हूँ कि मगर बीजेपी के अब लिए इतना आपने आसान नहीं जाति जनगणना की तरफ ले गए तो फिर मैं आपसे सवाल ही पूछ लेता हूँ। है। जी। जातिगत जनगणना तो शुरुआती एक मार्च 2027 को होगी, तब तक तो आखिरी चरण का एक चरण कोई वोट पड़ रहा होगा या वोट गिना जाना बाकी होगा। तो 1 तारीख को तो रिजल्ट आएगा नहीं, वो तो 28। वो तो मुझे ये ऐसी योजना लगी है पंचवर्षीय कि 29 का भी चुनाव निपट जाएगा तो इनको लागू नंबर नहीं बताने पड़ेंगे। नहीं, वो बीजेपी की, देखिए मैं बता दूं ना, हमेशा बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट, बीजेपी की मशीनरी, बीजेपी का मैकेनिज्म, उनका थिंक टैंक बहुत स्ट्रांग है। जहां हम और आप सोचना बंद करते हैं, वहां से वो शायद सोचना शुरू करते हैं। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि इसको ज्यादा लंबे समय तक ठंडे बस्ते में भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जनता बहुत समझदार है और यूपी का वोटर बहुत मेच्योर वोटर है। यूपी और शहनवाज बिहार जी, के वोटर की अगर 27 हम तक बात तो करें, अब गया ना। अब 27 का चुनाव तो बिना सेंसस के होगा। हाँ, बिना सेंसस के होगा, लेकिन ये मुद्दा तो है, मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है ना। वो तो ये बात कर रहे हैं कि हम लोग राज्य में आएंगे सरकार में, तो राज्य में सरकार में आने के बाद राज्य में भी जातिगत जनगणना कराई जा सकती है, 50% की सीमा को हटाया भी जा सकता है। तेलंगाना का उनका मॉडल सबके सामने है और काफी सक्सेसफुल कांग्रेस का मॉडल है वो। अगर आपने भी उसको स्टडी किया हो तो वो उसको इम्पैक्ट भी मिल बिल्कुल। रहा है। तो बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन एज ऑब्वियस सी बात है, केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यूपी में भी सरकार है, तो मशीनरी उनके पास है, मैकेनिज्म उनके पास है, उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट स्ट्रांग है। तो बीजेपी को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, अच्छी फाइट हो सकती है 27 में। बट अखिलेश यादव जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, बीएसपी उतना काम करती नजर नहीं आ रही है, बल्कि उससे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी बहुत एक्टिव है कई जगह पर। कई सीटों पर मैं देख रहा हूँ कि अभी से ही वो लोग बहुत मजबूत उम्मीदवार ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। कई अच्छे लोगों को जोड़ा है उन्होंने अपने साथ। शहनवाज जी, हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बखूबी बताया कि अखिलेश की सियासत कैसी चल रही है और अब्बास अंसारी के मुद्दे पर वो क्यों आर पार के मूड में है। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।